वेलकम टू द क्लास गर्ल्स। आज हम हमारे सिलेबस की थर्ड इकाई का लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे संक्रमण के बारे में या इन्फेक्शन के बारे में। अब इन्फेक्शन क्या होता है, उसके स्रोत क्या हैं, किस किस प्रकार से ये फैल सकता है और कौन कौन से संक्रमण हैं और कौन कौन से संक्रामक रोग हैं, इन सब की विस्तृत जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे संक्रमण की, कि संक्रमण या इन्फेक्शन क्या है। तो हमारे शरीर में विभिन्न रोगाणु जब प्रवेश करते हैं, ये रोगाणु बाहरी होते हैं, तो जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ये शरीर में रक्त में उपस्थित एंटीबॉडीज जो होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाओं में जो WBC हैं, जिसको हम WBC भी कहते हैं, उनके बीच में एक वॉर होता है, एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में यदि अगर हमारे शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में प्रविष्ट रोगाणुओं को युद्ध में हरा देती है या मार डालती है या उनका भक्षण कर लेती है, तो वो रोग हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि ये बाहरी रोगाणु यदि श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा नष्ट नहीं हो पाते या उनसे जीत जाते हैं, तो ये अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाते हैं और बहुत तीव्र गति से वहाँ पर अपनी वंश वृद्धि करते हैं गुणन क्रिया द्वारा। और ये गंतव्य स्थान कौन कौन से हो सकते हैं? फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, केंद्रीय नाड़ी, आमाशय, मस्तिष्क आदि। ठीक है, तो जब ये अपनी गुणन क्रिया द्वारा वंश वृद्धि करते हैं तो वहाँ पर ये टॉक्सिन्स भी छोड़ देते हैं और ये वहाँ की उत्तकों और कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और जिसके फलस्वरूप हमें रोग हो जाता है या व्यक्ति रोगी हो जाता है। यदि व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसकी शारीरिक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, कार्य क्षमता घट जाती है, कमजोरी महसूस होने लगती है और साथ ही साथ शरीर में उस रोग विशेष के लक्षण भी उत्पन्न होने लगते हैं। यदि समय पर रोगी का उपचार न किया जाए तो कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं इन रोगों को फैलाने के लिए। ठीक है, तो रोग के स्रोत या सोर्सेज ऑफ डिजीज, तो हम ये जितने भी रोग हैं वो विभिन्न प्रकार और विभिन्न कारणों से फैलते हैं। जैसे सबसे पहले बात हम करते हैं जल जनित, भोजन जनित, पेय पदार्थ या दूध वाहित रोग। तो ये सारे माध्यम है जिनके उससे रोग फैल सकते हैं और इनके माध्यम से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? हैजा, जिसे हम कॉलेरा भी कहते हैं, टाइफाइड आप सब जानते हैं, और डिप्थीरिया। ये जो तीनों रोग मैंने बताया आपको, हैजा, टाइफाइड और डिप्थीरिया, ये जल, भोजन, पेय पदार्थ या दूध से फैलते हैं। यदि ये सभी पदार्थ किसी न किसी प्रकार से दूषित हो जाते हैं तो इन रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। दूसरा है वायरस और वायु वाहित रोग। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए, चेचक, इसका हालांकि इरेडिकेशन हो चुका है हमारे भारत से, पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है, लेकिन ये भी एक ऐसा रोग था और एक समय में इसने बहुत बड़ी जनसंख्या को अपने रोग उससे प्रभावित किया था। तो चेचक, जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, इसी के अलावा छोटी माता जिसको हम कहते हैं और चिकन पॉक्स के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा काली खांसी, जिसे हम हुपिंग कफ भी कहते हैं और पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं उसको। इसी प्रकार से क्षय रोग, जिसे हम TB कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, और पोलियो, और अभी रिसेंट जैसा आप सब जानते हैं कोरोना, ये भी वायरस जनित रोग है। और ये वो वायरस जुते हैं और वायु वाहित रोग कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा है कीट जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न रोग। अब जल द्वारा हो गया, भोजन द्वारा हो गया, पेय पदार्थों दूध द्वारा हो गया, वायरस द्वारा हो गया और वायु वाहित रोग भी हो गए। लेकिन कीट और जीव जंतु भी कई रोग उत्पन्न करते हैं।
और इसमें सबसे प्रमुख है मलेरिया, जिसमें मलेरिया का जो मच्छर है वो यदि व्यक्ति को काट देता है और उसका रक्त किसी और के चला जाता है तो व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हो सकता है। इसी प्रकार से एक फीवर और होता है फाइलेरिया, इसमें भी मच्छर के काटने से ये रोग हो जाता है। इन सब के अलावा एक और है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में यदि आता है, जो संक्रामक व्यक्ति है और वो दूसरे व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगग्रस्त कर देगा। तो इसमें है हाइड्रोफोबिया, जिसे हम कहते हैं कि कुत्ते के काटने से हो जाता है। इसी प्रकार से जितनी भी यौन रोग हैं, गुप्त रोग जिनको कहते हैं या वेनेरल डिजीज बोलते हैं, वो भी प्रत्यक्ष संपर्क से फैलने वाले रोग हैं। इसके अलावा एड्स आप सबको मालूम है, एड्स भी प्रत्यक्ष संपर्क से फैलने वाला रोग है। इसी प्रकार से टिटनस, ट्रिकोमा, स्केबीज और अभी यदि हम कोरोना का भी प्रसार देखें तो ये संपर्क में आने से, प्रत्यक्ष संपर्क में रोगी व्यक्ति के आने से ये रोग भी फैल रहा है। तो इसको हम इस वर्ग में भी ले सकते हैं कि प्रत्यक्ष संपर्क से ये फैलने वाला एक रोग है। इसके अलावा कुछ होते हैं कृमि रोग, जिनको वॉर्म बोलते हैं, कृमि यानी वॉर्म, और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें गोल कृमि, जिसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं। इसी प्रकार से डोरे कृमि, जिसको हम थ्रेड वॉर्म कहते हैं। इसी प्रकार से अंकुश कृमि, इसको हम हुक वॉर्म कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है गिनी वॉर्म। तो ये कुछ रोग हैं जो कि कृमि से फैलते हैं। एक और इसमें वर्ग है जिसको विशेष तौर से उसको अलग से किया गया है, वो है प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग। तो एमीबाइसिस या एंटअमीबा, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आदि, तो ये भी रोग फैलाने में सहायक हैं। जितने भी रोग हैं उनके लक्षण और उपचार अलग अलग होते हैं और उनका उद्भवन काल भी अलग होता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि उद्भवन काल क्या है या उसके लक्षण क्या हैं। तो हम जब संक्रमण की बात करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स का हम लगातार प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को उन शब्दों की परिभाषाओं का या कुछ परिभाषाओं का जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रमण की, कि व्हाट इज संक्रमण, व्हाट इज इन्फेक्शन। तो जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश हो जाता है और वे रोगाणु गुणन क्रिया द्वारा वंश वृद्धि करते हैं तथा व्यक्ति में रोग को उत्पन्न करते हैं, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण एवं संकेत उत्पन्न होते हैं और उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, संक्रमण कहलाता है। इस प्रकार वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वो संक्रामक रोग कहलाता है। क्लियर है? दूसरा है संक्रमण कारक, यानी इन्फेक्शन एजेंट्स। तो वे कारक जो संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं संक्रमण कारक कहलाते हैं। ठीक है? जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, कीट, प्रोटोजोआ या कृमि, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इंसेक्ट्स, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। ठीक है? तीसरा एक डेफिनेशन है, वो है संचारी रोग, या जिनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। जब संक्रामक रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसर्ग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो संचारी रोग कहलाता है। जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिश आदि। दूषित जल, भोजन और दूध से फैलते हैं। जबकि क्षय रोग यानी टीबी, निमोनिया, डिप्थीरिया आदि वायुवाहित रोग हैं और इन्हें हम श्वसन रोग भी कह सकते हैं। इसी तरह कुछ अन्य रोग जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, प्लेग कीट और चूहों से फैलते हैं। कुछ रोग यौन संपर्कीय रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनको शॉर्ट में एसटीडी भी कहते हैं, जो रोगग्रस्त, संक्रमित या पीड़ित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क स्थापित करने से फैलता है। जैसे एड्स, गुप्त रोग, गोनोरिया, सिफिलिस आदि। ठीक है? तो ये है आपके संक्रामक रोग या संचारी रोग। चौथी इसमें शब्द है, टर्मिनोलॉजी आएगी आपकी, उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है? शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने के बाद से रोग के लक्षण उत्पन्न होने
तक का समय उद्भवन काल या उद्भवन अवधि कहलाता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर गया है और जब तक वो मल्टीप्लाई होकर के अपने लक्षण उत्पन्न करेगा, उस व्यक्ति में जो लक्षण दृष्टिगोचर होने लगेंगे, उस के बीच का समय वो आपका उद्भवन काल कहलाता है। यानी इस समय में उनकी वृद्धि सर्वाधिक होती है रोगाणुओं की। ठीक है, ये तो है उद्भवन काल। दूसरा होता है संक्रमण काल, यानी इन्फेक्टिव रोग पीरियड। तो रोग मुक्ति के पूर्व तथा बाद में भी रोगी व्यक्ति संक्रामक बना रहता है, अतः इस काल को संक्रमण काल कहते हैं या इन्फेक्टिव पीरियड कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दूंगी कोरोना का। तो जैसा कि इसका कहा जाता है कि यदि व्यक्ति कोरोना रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे उसके लक्षण प्रकट होने में हो सकता है 3 से 4 दिन का या 7 दिन का समय लग जाए, और इससे कम समय भी लग सकता है। तो ये तो हो गया उसका उद्भवन काल कि जब तक वो अपने लक्षण वहां पर दिखा रहा है। इसके बाद में हम कहते हैं कि अब हमारे को कोई लक्षण नहीं है, हम ठीक हो गए, हमको बुखार भी नहीं आ रहा है, हमारे को जुकाम भी नहीं है, हमारे सिर दर्द भी नहीं हो रहा, और कोई आपको सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति संक्रमण फैलाने में अभी सहायक हो सकता है या संक्रमण फैला सकता है, वो उसका संक्रमण कहलाएगा। तो जैसा कि कोरोना के लिए कहा जाता है कि 9 से 10 दिन के बाद में व्यक्ति के संक्रमित होने के 9 से 10 दिन के बाद में वो संक्रमण नहीं फैला पाता या नहीं फैला सकता, तो वो उसका संक्रमण काल हो गया। तो जितने समय में वो संक्रमण फैलाने की स्थिति से मुक्त नहीं हो जाता, वो उसका संक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक टर्म है विकीर्ण या स्पोरेडिक, SPORADIC। जब संक्रामक रोग कुछ ही लोगों में तथा यत्र तत्र स्थानों में फैला हो तथा समय समय पर होता हो, परंतु अधिक संख्या में लोग इस रोग से ग्रसित नहीं हों, तो इसे विकीर्ण कहते हैं या स्पोरेडिक कहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स हैं, आप इसमें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं सारी। एक तो हो गया विकीर्ण या स्पोरेडिक, दूसरा होता है स्थानिक, जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक। तो जब संक्रामक रोग एक ही समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो उसे स्थानिक कहते हैं। जैसे कुछ सालों पूर्व अगर आपको मालूम हो तो गुजरात में सूरत में जब समुद्री तूफान आया था, तब बहुत से जानवर वहाँ पे चूहे आदि मर गए थे और उन्होंने रोग फैला दिया था। तो गुजरात में वो रोग फैला था, पर वो सिर्फ गुजरात में था, और वहाँ पर भी जहाँ सूरत में था और वहाँ पर भी समुद्री तटों पर था, तो वो आपका कहलाया एंडेमिक रोग। तो गुजरात में प्लेग फैला था, इसी प्रकार से सूरत में फाइलेरिया फैला था, अहमदाबाद में टीबी फैला था, वाराणसी में हैजा फैला था, और इसी प्रकार से आसाम में कालाजार भी फैला था। तो ये सारे जो होते हैं जब क्षेत्र विशेष में होते हैं और सीमित क्षेत्र में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब इससे प्रभावित होते हैं तो हम उनको बोलते हैं एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक के बाद में होती है एपिडेमिक, जो महामारी कहलाती है। तो जब संक्रामक रोग शीघ्र ही एक निश्चित समय में अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैला हो तथा एक साथ असंख्य लोग इस रोग से पीड़ित हों, तो वो महामारी कहलाता है। जैसे हैजा, काली खांसी, और अभी लेटेस्ट स्वाइन फ्लू, डेंगू, और भी प्रकार के और भी रोग हैं, जैसे चिकनगुनिया भी एक समय हुआ था। तो तब ये महामारी का रूप ले लेते हैं। महामारी में जब आप बहुत क्षेत्र थोड़ा सा फैला हुआ होता है और रोग एक ही होता है और बहुत सारे लोग जब इससे फैले हुए होते हैं, तो वो कहलाता है आपका एपिडेमिक। तो एंडेमिक, एपिडेमिक, और तीसरा है विश्वमारी, जिसको हम कहते हैं पेंडेमिक। तो जब संक्रामक रोग एक निश्चित समय में महामारी की तरह संपूर्ण विश्व में फैला हो तो उसे विश्वमारी या पेंडेमिक कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा और हैजा, इनको विश्वमारी का दिया, और लेटेस्ट अभी हमने कोरोना को भी हमने इसी श्रेणी के अंदर रखा है, पेंडेमिक में लिया है, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस रोग से प्रभावित हैं। तो कोरोना भी एक, या कोविड-19 जिसको हमने नाम दिया है, वो भी आपका पेंडेमिक का एक उदाहरण है। एक और टर्म आती है रोगवाहक, जिनको बोलते हैं वेक्टर। तो जिन माध्यमों के द्वारा रोगाणु संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचकर रोग को प्रसारित करते,
तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो रोग मुक्त हो चुके हैं या उनमें रोग के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, किंतु वे निरंतर या लगातार रोग के जीवाणुओं का प्रसार करते रहते हैं, वो संक्रामक संवाहक कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति खतरनाक होते हैं और संक्रामक जो है संवाहक, अभी अगर अपन कहें तो कोरोना, बहुत हर आपको बीमारी के अंदर भी कोरोना का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जिनमें कि सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जब उनमें सिम्टम नहीं होते हैं तो वे खुले में घूमते हैं, जितने भी प्रिकॉशंस हैं, 2 गज की दूरी का प्रिकॉशन है या मास्क का प्रिकॉशन है, वो उसको नहीं रखते। तो खुद में तो उनमें सिम्टम नहीं है, लेकिन जब वो स्वस्थ लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो उनको संक्रमित कर देते हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कैरियर्स का। तो इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और या जो हमारा WHO के जो गाइडलाइंस है उसमें वो कह रहे हैं कि इस रोग से पूर्णतया बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप इसमें 2 गज की दूरी बनाए रखें, यानी आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए, और साथ ही साथ अपने मुंह पे मास्क लगाएं ताकि आपके बोलने से जितने भी आपके जो मुंह से जो रोगाणु निकले वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। तो ये है कैरियर्स। अब जब संक्रामक संवाहक को हम यहाँ पर 4 भागों में बांट सकते हैं जो इन कैरियर्स को। तो सबसे पहला है उद्भवन अवधि के रोगवाहक, यानी इंक्यूबेटरी कैरियर्स। जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणु प्रवेश पा जाते हैं और लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही वे रोगाणुओं को प्रसारित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो वे उद्भवन अवधि के रोगवाहक कहलाते हैं, जिनको या हम इंक्यूबेटरी कैरियर कहते हैं, जैसे जुखाम, फ्लू, खांसी, खराश, डिप्थीरिया आदि। दूसरा प्रकार इसमें रोग मुक्ति के बाद के रोगवाहक, यानी कॉन्वलेसेंट कैरियर्स। तो वे व्यक्ति जो स्वयं तो रोग मुक्त हो जाते हैं परंतु रोग मुक्ति के बाद भी वे रोगाणुओं को प्रसारित करते रहते हैं, रोग मुक्ति के बाद रोगवाहक कहलाते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो आदि। एक और प्रकार है इसी में क्रॉनिक कैरियर्स का, यानी दीर्घकालीन रोगवाहक। जब रोगी व्यक्ति रोग मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ ले लेता है फिर भी एक लंबे समय तक अपने शरीर से रोगाणुओं को निष्कासित करता रहता है, दीर्घकालिक रोगवाहक कहलाता है। अगेन इसका जो एग्जाम्पल है वो है टाइफाइड और डिप्थीरिया, यानी ये लंबे समय तक चलने वाले रोग हैं। हम देखते हैं कि हमको बुखार उतर गया है, अब हम खाना पीना भी हमने शुरू कर दिया है, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन वो जितने भी रोगाणु हैं वो हमारे शरीर में जीवित रहते हैं और बहुत जल्दी से वो अपना नया निवास स्थान ढूंढने लगते हैं। और हम जब स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखे बिना हम ओपनली घूमना फिरना और लोगों के संपर्क में आना शुरू कर देते हैं और रोग को फैलाना में हमारा भी फिर उसमें हाथ हो जाता है। लास्ट है इसके अंदर एक हेल्दी कैरियर्स, यानी स्वस्थ रोगवाहक। तो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल ही स्वस्थ होते हैं तथा उनमें रोग के कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते, लेकिन वे रोगाणुओं को अपने शरीर में वहन करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं और लगातार उन्हें निष्कासित करते रहते हैं, वो स्वस्थ रोगवाहक या हेल्दी कैरियर्स कहलाते हैं। ऐसे रोगवाहक सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे पोलियो, क्षय रोग, हैजा आदि रोगाणुओं का प्रसार भी इस प्रकार से होता रहता है। तो संक्रामक रोगों का प्रसार उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारकों पर भी निर्भर कर सकता है, जैसे रोगाणुओं का स्रोत, सोर्सेज ऑफ पैथोजेंस, प्रसार की अवधि और व्यक्ति में रोगों को फैलने की या व्यक्ति में रोगों को रोकने की क्षमता या ग्राह्यता, जिसे हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ हमने रोगों के बारे में पढ़ा कि किसको हम डिजीज़ कहेंगे, किसको हम इन्फेक्शन कहेंगे, कुछ हमने टर्म्स के बारे में बात करी और जितने संक्रमण के जो माध्यम हैं उसके बारे में अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।